औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी वहदिनी वआफ़नी वजबुरनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना चैप्टर 29, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ये जो हमने शुरू किया था, जो CCNP के ऑफिशियल गाइड है, इसमें 29 चैप्टर्स हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 29 और इसके बाद हमारा खत्म हो जाता है CCNP एनकोर की एग्जाम की एक तैयारी। 2-3 चीजें हैं आज। एक तो चैप्टर वैसे आसान है, बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है, कंसिडर के जो हम कर चुके हैं, और शायद कुछ नई चीजें आएंगी जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है किसी डिफरेंट तरीके से, तो एक तो वो कर लेंगे। दूसरी चीज ये कि अब ऑफ कोर्स अब आइडिया ये है कि सब अब एग्जाम सर्टिफिकेशन के लिए इसकी गेयर अप करें, और जैसा भी आपका कोई प्लान हो आप बनाए कि किस तरह रिवीजन करना है। आप 29 चैप्टर, अगर आप एक दिन भी चैप्टर करते हैं तो 29 डेज तो लग जाएंगे आपके, ठीक है। मैंने ये किया है इजाज नवेद के वो PDF में दोबारा से शुरू किया है। चैप्टर 1 किया अभी तक मैंने, तो चैप्टर 2 पे पहुंचा, शुरू किया था, लेकिन अब मैं अच्छी तरह हाईलाइट कर रहा हूँ उसे PDF को, और उसको मैं FTP सर्वर पे कर देता हूँ कि मैं कर दिया, ताकि पहले जब मैं करता था तो सिर्फ अपने लिए करता था, जब ये लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना था कि मैं अपने लिए की पॉइंट देखता था। अब मैं कर रहा हूँ सबके लिए, कि जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए, जज्बी के लिए, नवेद के लिए, इजाज के लिए, सबके लिए जरूरी है, यानी कि एक पॉइंट है, ठीक है। और तो वो अगर आप जिसको पूरा रीड नहीं करना, अगर वो पॉइंट भी रीड करेगा तो आई थिंक उसको काफी नॉलेज हो जाएगा। और जब एक दफा सब कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन कर लेंगे कि एक मॉक एग्जाम दे लें और देखें हम कहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर है। सही है, तो इंशाल्लाह पिछले चैप्टर जो हमने किया है, चैप्टर नंबर 28, कोई सवाल, कोई चीज, नवेद, इजाज, जज्बी, वसीम भाई? कुछ दिमाग में नहीं आ रहा अभी। उसमें 3 चीजें हमने वो मेन जो पढ़ी थी। एक के अंदर वो जो था, क्या नाम था उसका, नेटकॉन्फ था, नेटकॉन्फ, रेस्टकॉन्फ, और फर्स्ट था वो यंग मॉडल डेटाबेस मॉडल है जो बहुत पुराना डेटा मॉडल, यस, ठीक है, बहुत पुराना है। उसके अंदर SNP नहीं यूज होता, ठीक है, जबकि जो दूसरा है उसमें SNMP यूज होता है। जो तीसरा SSH और SNMP, SSH और टेलनेट और SSH, और जो थर्ड है जो रेस्टकॉन्फ है, उसके अंदर जो रेस्ट IP है, वो HTTP मेथड वो बड़ा मेथड यूज होता है। और हमने लास्ट टाइम उस पे काफी टाइम लगाया था API स्ट्रक्चर को समझने में, API, XML, JSON, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। उसी की मतलब एक दूसरा आज हम आगे चलेंगे, ऑटोमेशन टूल में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स नवेद अभी AWS कर रहा है, उसको ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा इन चीजों का इस वक्त, लेकिन उससे पहले फॉर सम रीजन, स्ट्रेंज रीजन, बुक ने एक टॉपिक लिखा है यहाँ पे, एम्बेडेड इवेंट मैनेजर, ठीक है, जिसका ताल्लुक एज सच इस ऑटोमेशन से नहीं है। ये बहुत अच्छा होता अगर ये चैप्टर 27 में ले आते, जहाँ पे हम पिंग, ट्रेस रूट, वो चीजें डिबगिंग के पढ़ रहे थे, नेटवर्क एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे अगर ये आता तो ज्यादा सेंस बनती मेरे नजदीक। लेकिन बहरहाल किसी ने ट्राई किया अभी तक? EEM क्या है? ये वही सिस लॉग जो जनरेट होती है उसको कंपेयर करके, तो उसके साथ वो चेक करते हैं और उसका ऑटो फिर उसका रिस्पांस होता है। बिल्कुल। नवेद कभी यूज किया है? के साथ भाई लाइट बंद कर दिया। नहीं भाई, यूज नहीं किया मैंने। क्या चीज पढ़ा है, यूज नहीं किया, पढ़ा था। नहीं मैं समझ गया क्या चीज है ये, शायद यूज किया हो लेकिन नाम से मुझे नहीं हो रहा। ओके, देखे फॉर एग्जांपल हमारा ये वो है
राउटर, ठीक है। राउटर के क्या हमारे पास है, हमारा ये इन है जहाँ पे हमारा नेटवर्क है, ये हमारा आउट है जहाँ से हमारा इंटरनेट के लिए ट्रैफिक निकलती है, ठीक है। नेटवर्क इंश्योरेंस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं, पिंग है, हमारे पास सिसलॉक है, हमारे पास ट्रेस रूट है, डीबग है, दिस इज द चीज है, ठीक है। और फिर हमने पोर्ट मॉनिटरिंग, मिररिंग, ये सब कुछ, नेट फ्लो, ये सारा देखा था। बात ये है कि अब आपका नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, डिजाइन हो चुका है, कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है और प्रोडक्शन में चल रहा है इसमें। ऑफ कोर्स कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज डिप्लॉय हो जाए कभी उसको चेंज ना करें या टच ना करें। कुछ ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, कुछ दूसरे एरर्स हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन कुछ होता है नेटवर्क में। फर्स्ट करें ये राउटर है, इस राउटर पे नवेद ने लॉगिन करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है, OSPF की, BGP की, सब कुछ चल रहा है बेहतरीन, कोई मसला नहीं है। अब कुछ अरसे बाद किसी और इंजीनियर को इस पे लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करके कुछ चीज चेंज करनी है, कोई VLAN की डेफिनेशन कुछ करनी है, एंड सो फोर्थ। फॉर एग्जांपल एक XYZ एम्प्लॉय लॉगिन होता है इस राउटर पे और VLAN की डेफिनेशन चेंज करता है, और उस VLAN की डेफिनेशन करते हुए और दूसरे तीसरे काम करते हुए क्या करता है, वो एक इंटरफेस को शट डाउन कर देता है। और वो इत्तेफाक से वो जिसने जो शट डाउन किया इंटरफेस, वो VLAN का वर्चुअल इंटरफेस नहीं था, वो एक्चुअली gig 0/1 का इंटरफेस था जो आपका मेन था आपके ISP की तरह, वो बंद हो गया। क्या होगा, आपकी ट्रैफिक रुक जाएगी। जब ये ट्रैफिक रुकेगी लोगों को कब पता चलेगा, फौरन पता चलना शुरू होगा, लेकिन एक बात को फैलते हुए टाइम लगता है ना नेटवर्क में, ठीक है। एकदम से तो आपको नहीं पता चल जाता कि क्या गलत हुआ है, तो अचानक से होगा कि नहीं हमारी कुछ नहीं चल रहा। फिर आप देखेंगे, लॉग इन करेंगे, फिर आप सिसलॉग देखेंगे या पिंग देखेंगे, आपका आधा पौना घंटा, डिपेंडिंग आपके पास कितने टूल हैं, कैसे टूल है, एनीथिंग बिटवीन 5 मिनट्स टू हाफ एन आवर की इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी ये समझने में कि हुआ क्या है। फिर आप कहेंगे अच्छा गलती से ये हो गया और मैं इसको कर दूं, वो तो रिएक्टिव है, वो आपने रिएक्टिव काम किया कि मैंने अपना इंटरफेस को ऑफ कर दिया। अब फिर आप दूसरा सोचेंगे ये हुआ क्यों, किसी ने किया है या खुद हो गया है। फिर आप सिसलॉग भी देखेंगे या डीबग लॉग्स में देखेंगे कि कौन लॉगिन हुआ था उस वक्त, किसने क्या चेंज किया, ओके। ये कैपेबिलिटी के एक सिस्टम अपने आप को खुद ही ऑपरेशनल रखे, ये एक नई चीज है। मतलब अभी तक क्या है कि एक सिस्टम रेडी है, चल रहा है, आपने उसमें चेंज कर दिया है तो वो चेंज हो जाता है, जैसे वो चेंज होता है उसका इंपैक्ट आता है, फिर आप उस चेंज को दोबारा रीडू करते हैं और आपकी चीजें चलनी पड़ती है। सिस्को का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ चीज ऐसी है जो बदलनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसका बहुत सीवियर इंपैक्ट होता है। तो अगर किसी ने इस इंटरफेस को बंद कर दिया है तो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि सिस्टम खुद ही कुछ ट्रिगर करे और इसको ऑन कर दे। एक बात, एक यूज केस है, ठीक है। दूसरा यूज केस फॉर एग्जांपल आप ले लें कि जैसे आप एक पॉलिसी लिखते हैं, आप चीफ नेटवर्क आर्किटेक्ट हैं, आप कहते हैं कि मेरे नेटवर्क में जितने भी स्विचेस या राउटर चल रहे हैं, किसी वक्त भी कोई रिबूट का कमांड पे डाला जाए, वो रिबूट उस वक्त तक ना हो जब तक वो अपनी करंट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव ना कर ले। जैसे आपको पता है, आप रनिंग कॉन्फ़िग को WR के राइट करके स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डालते हैं। एक चीज, ताकि अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो, किसी ने, अब देखें ना, आपने इस पे लॉगिन किया हुआ SSH से, SSH आपको मल्टीपल इंस्टेंस देता है, ठीक है। इस वक्त इस रूटर पे आसिम भाई भी है, मैं भी हूँ, इजाज भी है, नवेद भी है, चारों लोग हैं। मैंने अपना काम करके रिबूट कर दिया, आप लोगों का काम तो मुझे नहीं पता चल रहा था आप लोग कहाँ पे, जितना आपने काम किया होगा वो चला जाएगा रिबूट में, तो उस सूरत में क्या जाए। तो ऐसे कुछ इवेंट्स है जिसके लिए सिस्को एम्बेडेड इवेंट मैनेजर का कॉन्सेप्ट लाया है, जो इतना नया नहीं है लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा नहीं है। क्यों? इससे पहले क्या हो रहा था कि सिस्को नेटिवली क्या सपोर्ट करता था
TCL scripts. TCL scripts. ये वो प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट थी जिसको आप लिखते थे सिस्को पे। फॉर एग्जांपल एक जमाने में कॉलिंग कार्ड एप्लीकेशन होती थी। आप एक नंबर डायल करें, आपकी कॉल आती थी, फिर आपको एक अनाउंसमेंट आता था कि आप इस कार्ड को जो आपने स्क्रैच किया है इसका पिन एंटर करें। वो आप पिन एंटर करते थे। अगर आप सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कॉल देखें, जब कॉल आती थी आपके सिस्को उसके ऊपर, तो आपको एक IVR, एक अनाउंसमेंट चलती थी। फिर वो आपसे कहता था कि आप कार्ड नंबर एंटर करें। वो जब आप कार्ड एंटर करते थे वो चेक होता था सिस्टम में कि ये है वैलिड है या नहीं। जब वैलिड होता था वो बताता था आपका इतना बैलेंस रह गया, अब आप कॉल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो फिर आपकी एक आता था, आपकी चेक करते थे कि वो है, और अगर बैलेंस यस में है तो आप कॉल कर सकते हैं, और आप नो में है तो आप टॉप अप करवाएं। फिर भी एक अनाउंसमेंट चलती थी कि भाई आपका कार्ड नहीं है, आप उसको टॉप अप कर लें। जैसे भी टेस्को मोबाइल या दूसरे वर्जिन मोबाइल इस तरह चलते थे। ये प्रोग्रामिंग TCL स्क्रिप्ट पे होती थी। एक फंक्शनल स्क्रिप्ट है। आप लिखते थे स्टेटमेंट्स की, ये हो तो ये करो, फिर ये हो तो ये करो। एक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी इतनी ज्यादा भारी भरकम नहीं होती थी, लेकिन इतनी होती थी कि आपका अच्छे फंक्शनल आप फंक्शंस लिख सकते थे। ये TCL स्क्रिप्ट था। इजाज को अंदाजा होगा, नवीद को अंदाजा होगा ये चीजों का। उसके बाद सिस्को एक कॉन्सेप्ट लाया था EEM का, इवेंट एम्बेडेड इवेंट मैनेजर। EEM दो तरीके से चलता है, एक है एप्लेट और एक है TCL स्क्रिप्ट्स। TCL स्क्रिप्ट पहले ही था, फिर लाया EEM एप्लेट है और TCL है। फिर लाया लिनक्स स्क्रिप्ट कि अगर आपकी एनवायरनमेंट में लिनक्स है और लिनक्स स्क्रिप्ट है तो आप डायरेक्टली चला सकते हैं। ठीक है, तो EEM यहाँ पे सेट करता है। अब एप्लेट और TCL में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। एग्जाम्पल देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो एक यूज केस ले लेते हैं। एक यूज हमारा केस है कि unshut the interface if someone has shut down। अगर किसी ने एक केस बना ले, अगर इंटरफेस बंद कर दिया है तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखें कि आपका जो रूटर है या स्विच है वो खुद ही से दोबारा से उसको कर ले। अच्छा, फर्ज करें ऐसा नहीं है आज के जमाने में, आप फर्ज करें हमें नहीं पता कैसे करना है। आज के जमाने में कोई इंटरफेस बंद हुआ है सिस्को पे, इंटरफेस क्या तरीका होता है इजाज? क्या किस तरह जाते हो उसको नो शट डाउन करने? दो तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट लॉगिन करके भी कर सकते हैं, वरना फिर आजकल ज्यादातर जो चीजें हो रही हैं वो तो आपको ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के जरिए कर रहे हैं हम। नहीं वो छोड़ो, ग्राफिकल यूजर को छोड़ो। अगर आप लॉगिन करके SSH से करते, कैसे करते? पहला काम क्या करते हैं? कॉन्फ़िग टी में जाके तो लॉगिन, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, और फर्स्ट करो ये गिग 0/1 है, और क्या लिखते हैं? नो शट डाउन। शट और नो शट तो भी नहीं, आप तो नो शट डाउन लिखेंगे ना, क्योंकि और फिर एग्जिट। जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे तो वो किक नहीं करता। जैसे ही आप ये करेंगे और आपका वो हो जाएगा। ओके गुड। ये क्या है आपका? ये एक्शन है जो आप करते हैं। फर्ज करें आप लोग सिस्को के टर्मिनल पे बैठे हुए, SSH की विंडो खुली हुई है, कंसोल की विंडो खुली हुई है, और कोई इंटरफेस बंद हो गया है। कोई मैसेज आता है लिखा हुआ? जनरेट हो जाती है उसमें। नवेद, कोई मैसेज आता है? किस चीज का? सॉरी,
फर्ज करो तुम सिस्को में बैठे हो, तुम्हारे पास टर्मिनल खुला हुआ है, ठीक है, तुम देख रहे हो, तुम्हारी रनिंग कॉन्फ़िग वगैरह चल रही है, ठीक है, तुम देख रहे हो, अचानक से किसी ने इंटरफेस बंद कर दिया, क्या तुम्हारे पास कोई लाइन लिखी हुई आएगी कि कुछ चेंज हुआ है? कनेक्शन डिस्कनेक्टेड, मतलब अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो नहीं, आप हो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एक राउटर पे हो, उस पे इजाज भी लॉगिन हुआ और इजाज ने गलती से एक इंटरफेस बंद कर दिया, आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है, उस वक्त नजर आता है कि कुछ चीज चेंज हो गई है? आई थिंक सिस्लॉग मैसेजेस में आता है, सिस्लॉग में आता है, आई थिंक आता है, हाँ हाँ, तो यानी कि एक कुछ इस तरह, मुझे 100% याद नहीं है, इस तरह कुछ आता है, इस तरह इंटरफेस लिंक डाउन, एक सिस्लॉग का मैसेज आपके पास फौरन आ जाता है कि कुछ हुआ है। ओके, ये मैसेज कब आता है? जब कुछ चेंज आता है, उस चेंज को फिर आप देखते हो कि ऐसे लिंक डाउन हो गया, यानी कि इंटरफेस शट डाउन हो गया है, उसको दोबारा से करने के लिए आप ये कमांड लिखते हो। इस चीज को एग्जैक्टली इसी चीज को अब हम प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं। अब हम करते हैं एम्बेडेड इवेंट मैनेजर में। तो इवेंट मैनेजर में आप करते ही है, सबसे पहला काम के 3 स्टेप प्रोसेस है। 1, डिफाइन द नेम, नाम किसका? एप्लेट का नाम लिखते हैं। दूसरा, आप लिखते हैं वो इवेंट जो हुआ होता है, इवेंट मैच टाइप। व्हाट यानी कि इसका मतलब है कि क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड इन योर नेटवर्क, व्हाट, ठीक है। और तीसरा फिर आप स्टेप्स लिखते हैं कि एक्शन, इवेंट एंड एक्शन, हाँ, के हाउ टू रिवर्ट, यानी कि उसको वापस सही कैसे करें। तो इवेंट मैनेजर के ऊपर जाने, डिटेल में जाने से एक एग्जांपल कर लें। इसी चीज को आपको अगर इवेंट में लिखना हो, अब अभी सिस्को में लिखना है, तो आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे, फिर आप इनेबल करेंगे, फिर आप कॉन्फ़िग टीम में जाएंगे। जब आप कॉन्फ़िग टीम में चले गए, आप पहला कमांड लिखते हैं इवेंट मैनेजर एप्लेट। अब इसके आगे नाम लिख लें CCNP एनकोर। ये किसका नाम है? एप्लेट का नाम है। ये आपका पहला काम हो गया, ये कमांड आपने लिखा था। अब आप ये बता रहे हैं, जैसे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं ना, तो इस एप्लेट का क्या नाम रखा है आपने? CCNP एनकोर। ओके, अब आपने क्या करना है? टाइप। तो टाइप के लिए आप लिखते हैं इवेंट sys log पैटर्न, ठीक है। क्या यानी कि आप कोई मैसेज है, कोई भी मैसेज है, आप लिखते हैं कि अगर मेरा मैसेज इस साइन से शुरू होता है .this और उस पर ये लिखा हुआ होता है कि इंटरफेस गिग 0/1 लिंक डाउन, पूरा मैसेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना कि इतनी लाइन आपको मिल जाए, बस इतनी मैचिंग हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये नाम है, ये हुआ है, इसके अब कुछ चीज ट्रिगर करनी है, अब आपने एक्शन लेना है। उसमें आप लिखते हैं AC एक्शन 1. अब ये नंबर है, आप 1.0 लिख लें फॉर एग्जांपल, आप 0.1 लिख लें, कुछ भी आपकी मर्जी है। आपने एक नंबर दे रहा है, उस नंबर की वजह है CLI कमांड, ठीक है। उसके बाद अब लिखें, अब ये लिखें, यहां से शुरू करें। पहला कमांड दें इनेबल, लॉगिन तो नहीं देंगे क्योंकि ये तो सिस्टम खुद ही कर रहा है ना, तो सिस्टम को खुद तो लॉगिन होना नहीं पड़ता। कमांड
दूसरा एक्शन 1.1 कह लें या 2.0 कह लें, जैसी भी आपकी मर्जी है। सिर्फ वो ये आपको बता रहा है कि पहला एक्शन ये लेगा, फिर ये स्टेप करेगा, सही है। फिर क्या करेगा। कॉन्फ्लिक्ट तो CLI कमांड कॉन्फिग T। इसी तरह मैं पूरा नहीं लिख रहा, 1.2 CLI कमांड इंटरफेस gig 0/1। फिर 1.3 CLI कमांड नो शट डाउन। यस। फिर 1.4 CLI कमांड ओके। यहां पे आप चाहें तो ये लिख सकते हैं मेल, ईमेल करना चाहें अपने, यानी कि फर्ज करें ये हो जाए तो आप ईमेल कर लें, ईमेल सर्वर दे दे, फॉर एग्जांपल जीमेल फॉर एग्जांपल, ठीक है। फ्रॉम कहां से आए, टू किसको जाए, ये ईमेल। और फिर 1.5 CLI कमांड एग्जिट। अब जब आपने ये लिख लिया, ये कॉन्फ़िगरेशन बना लिया आपने, अब कभी भी ये इंटरफेस कोई भी शटडाउन करेगा ना, वो बंद होगा, लॉग जनरेट होगा विद इन अ सेकंड। ये जैसी जनरेट होगा ये कैप्चर करेगा कि ये हो ट्रिगर हो गया है, मैंने ये स्टेप्स खुद ब खुद चला देना है। ये चला के सिस्टम अप हो जाएगा, आपको ईमेल चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर को कि ऐसा हो चुका है। अब यानी अब आप इन्वेस्टिगेट करें कि कैसे हुआ, किसने किया, खुद हो गया, किसी ने कर दिया, शरारत की है, क्या हुआ है, आप चेक करें। लेकिन आपको पता चल गया। ये है कॉन्सेप्ट EEM का। अब सिर्फ यहां पे हमने सिसलॉग लिखा है, हमारे पास क्या क्या मॉनिटरिंग है, SNMP है, सिसलॉग है, और क्या है, आपके पास काउंटर्स होते हैं, जैसे वो नहीं होते नेटवर्क स्टैट्स के काउंटर के, इतनी एरर्स आ गए, फ्रेम्स एरर आ गए, जैसे आप पढ़ते हैं कि आपके जो इथरनेट वायर है उसमें क्रूजिंग ज्यादा बढ़ जाए। CPU यूटिलाइजेशन भी आ सकता है इसके अंदर क्या? अगर CPU यूटिलाइजेशन जो हो रही है, हाँ, वो 70% से ऊपर हो जाए या 80% से ऊपर हो तो ये काम करे। सारे इवेंट आपकी OSPF की नेबरशिप टूट जाए, आपकी OSPF हर चीज का बैकअप बना सकते हैं, यानी कि हर चीज का रिडंडेंसी है। यानी कि ये मतलब एक स्टेप और आगे लेके ना सिस्को। कल तक ये आप मॉनिटर करते थे, आप इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव मॉनिटरिंग। आपके पास ऑपरेशनल टीम के पास, हाँ नहीं ये रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव है ना। हाँ ये प्रोएक्टिव, हाँ ये तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अचानक से ऑपरेशन टीम को आपको पता चलता है कि आज कुछ चीजें बंद हो गई, अब उसको भी समझ भी नहीं आ रहा, उसने 2 को फोन किया कि मैं करूं क्या, मतलब उसने बोला ये टाइम निकल गया। ये ऑटो पायलट है, आप अपने प्लान से हटे, सिस्टम ने अपने आप को दोबारा उसी जगह पे लाया, चीजों को बरकरार रखा, अब आपको बोला कि भाई जरा आप देखो कि क्या हुआ है। अगर तो मेरे जैसा कोई नाड़ी कोई काम उल्टा सीधा कर भी दे, हाँ ठीक है, तो ये ऑटो पायलट, वो सीधा खुद ही ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगी, ये खुद ही हो जाएगी, खुद ही सही हो जाएगी, ये खुद ही हो जाएगी कि आपकी यानी क्रिटिकल चीजें कभी नहीं होगा कि किसी की एरर से आधा घंटा 1 घंटे तक नेटवर्क बैठा रहा। तो ये बहुत जब 95% वाला बंदा बोल रहा है वो अनाड़ी है, तो फिर पता नहीं हम क्या है। वही जब सिस्टम में बैठूंगा तो नाड़ी होगा। वो अगर हम खिलाड़ी हुए ना अहमद भाई के, यार जो मर्जी कर लो, हम खिलाड़ी हुए, तू अनाड़ी में खिलाड़ी है, मारूंगा ना उसको कमांडे। तो वो तो बैकअप बनाया उन्होंने, ये बैकअप बनाया, बैकअप है ये, सही है। कि अब जो नवीन भाई तैयार कर रहे हैं इधर, तो हम लोग बैकअप साथ बना रहे हैं। हाँ बैकअप कह रहे हैं मुझे ये साथ ये लिखते जाओ, भी साथ ही डालते जाओ। हाँ सही। एक्चुअली इधर से ही वो जाना चाह रहे हैं ना, अब ऑटोमेशन के, ये भी तो ऑटोमेशन की सब ऑटोमेशन पे ना, मतलब कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप पहले करें तो आपको समझ में आता है ये नेटवर्क एश्योरेंस में है बेसिकली, ठीक है ना। लेकिन चले अब आपको समझ में आ गया इवेंट में EEM एक मैनेजर, और ये क्या किस पे हमने पढ़ा है, एप्लेट पे, क्योंकि आपने एक एप्लेट बनाई है। हम जावा में भी एप्लेट पढ़ते थे, वो एप्लेट नहीं है, ये एप्लेट बनाई है, उसका नाम रखा है, कोई भी नाम रख दें,
सही है, और एक ये शर्त है उसमें बताएं कि वो क्या चीज मैच करे, ठीक है। सही है, तीसरी एक्शन, अगर ये मैच कर जाती है तो वो क्या एक्शन ले। ये याद रखिएगा, हमेशा इनेबल जरूर लिखे हैं अपनी स्क्रिप्ट में, वरना इनेबल के बगैर कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं जा सकते आप। बिल्कुल नहीं, आप समझ रहे हैं? तो आप प्रिविलेज मोड को जहन में रखें। बुक में भी पॉइंट बहुत क्लियर उन्होंने बार बार लिखा है कि मेक श्योर आप इनेबल लिखें। इनेबल के बाद कॉन्फ्लिक्ट लिख सकते हैं ना, आप डायरेक्ट रूप से नहीं लिख सकते। एक और एग्जांपल वो कर लेते हैं, वो कहते हैं कि TCS, अहमद जी। ये तुम बोलो ये एप्लेट है, सो बट दिस इज नॉट अ टिकल स्क्रिप्ट, या टिकल इज आई मीन TCL स्क्रिप्ट। नो दिस इज नॉट टिकल स्क्रिप्ट। हाँ, तो TCL स्क्रिप्ट का जो वो होगा लिखने का तरीका वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, या वो भी इसी उस पे काम करेगा थोड़ा सा? नहीं, टिकल लिखने का जो तरीका TCL स्क्रिप्ट, ओके, वो सिंपल आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं, सिंपल, मतलब वो अभी वो उसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं स्क्रिप्ट पे बाद आ रहा हूँ, मैं भी एप्लेट पे एप्लेट। तो एक एग्जांपल हमने की है जिसपे आपका इंटरफेस को शट डाउन कर दे तो वो खुद ही अनशट हो जाए। सही, एक एग्जांपल दूसरी कर लें जिसमें आपका जो केस 2 है उसमें यह है कि राइट बैकअप config file before reboot। सही है, यस, यानी कि रिबूट होने से पहले आप उसको जो है ना वो कर दें, बैकअप है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, इवेंट मैनेजर, मैं इसी के सामने लिख रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, इवेंट मैनेजर एप्लेट, इसका नाम लिख दें CCL या कोरोना। ओके, इवेंट, क्योंकि ये फाइल है, फाइल नेम router.cfg, ठीक है, क्योंकि हम फाइल आई है ना इसलिए हम फाइल नेम लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे इवेंट, ये इन्वर्टेड कॉमे को उसमें आपने डाले हुए, इसमें कोई जरूरी तो नहीं है, वैसे ही लिखा आपने सिर्फ, ये जो इन्वर्टेड इसमें इन्वर्टेड कॉमास है, इसमें नहीं है, ठीक इन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ओके ठीक, तो मैं तो वो लिख रहा हूँ ना, ठीक TFTP सर्वर 8.8.8.8, ठीक है, ओके। एक्शन 1.0 क्या है, CLI कमांड पहले क्या होती है, इनेबल। 1.1 क्या होगी, कॉन्फ़िग T। 1.2 आने में TFTP कॉपी कैसे करते हैं, TFTP कॉपी स्टार्टअप TFT, config TFTP, yes, Yeah. and सिर्फ एक चीज है, जब भी आप ये काम मैनुअल करें ना, जब आप कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखता है ना तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है दोबारा, डू यू वांट, जैसे एक कंफर्मेटरी। अब ये तो स्क्रिप्ट रन हो रही है तो हम नहीं चाहते, क्योंकि अब स्क्रिप्ट को कौन परमिशन देगा, तो आप एक कमांड यहां लिख देते हैं, इसका मतलब है कि हमेशा परमिशन मिलेगी, इसको कहते हैं हम क्वाइट मोड में काम करना। तो उसकी कमांड है नो फाइल प्रॉम्प्ट क्वाइट, यानी कि आप ये खामोशी से काम कर ले, यूजर से पूछे नहीं कि ये तुम्हें
करना है या नहीं, वरना नॉर्मली जब आप करते हैं वो यस और नो में आपसे कहता है कंफर्म, आप कहते हैं ना कंफर्म यस और नो में वाई लिखते हैं। वाई लिखते हैं, Yeah. तो ये इस आंसर नहीं होता। हम्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, बात लिखती है हमने। लिखे, अब आपने यहाँ पे लिखा है इवेंट, एप्लेट का नाम दिया, ये आपका एप्लेट का नाम है। ये क्योंकि फाइलें हैं, एक्सटर्नल फाइलें हैं, क्योंकि रूटर जो सीरीज है, अभी तक आपने syslog पैटर्न नहीं लिखा, syslog पैटर्न नहीं लिखा। syslog पैटर्न यहाँ पे कि कोई आपको रिबूट कर रहा है, ये क्या चीज बनती है, syslog है या ये इवेंट है, ये क्या है? इजाज इवेंट हुआ ना, ये इवेंट हुआ ना, कोई भी Event हुआ ना? अगर रिपोर्ट करा तो इवेंट हुआ। नहीं, ये रीबोर्ड नहीं है, ये तो रीबोर्ड तो नहीं हम कर रही है। बैकअप फाइल बिफोर रिबूट। अगर किसी ने कमांड, देखें कमांड लिख दिया है रिबूट और एंटर किया, सिस्टम कैसे इस स्क्रिप्ट को रन करेगा? वो मैसेज syslog पे तो नहीं आएगा ना। रिबूट जब आप लिखते हैं तो syslog कोई मैसेज नहीं दिखाता। आप वो एग्जांपल जो की वो syslog की है, ये किसकी है? इवेंट की। तो आप यहां लिखेंगे इवेंट राउटर कमांड रिबूट, यानी कि कोई भी कमांड इवेंट एज अ कमांड रिबूट लिखे तो रिबूट रुक जाए जब तक ये सारे काम ना हो जाए। अब जब ये सारे काम हो गए फिर रिबूट हो जाएगा। सही। अब इसके आप अब वेरिएशन बना ले। यहाँ पे तो आपने कॉपी टीएफटी पे डाल दी है, आप यहाँ पे आप एक कमांड और लिख दें यहाँ पे कि पहले राइट करो, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग से पहले आप एक लिख लें 1.15 नहीं 1.05 1.05 पे आप लिखें CLI कमांड WR। WR क्या करता है? आपकी रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डालता है। WR फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग को TFTP पे डालेगा और फिर रिबूट करेगा। यस सही। इजाज, नवेद, जज्बी, ठीक। यस सब मतलब EEM समझ आ गया? ओके। अब देखे ये कमांड्स, ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कहाँ लिख रहे हैं? ये कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहे हैं, CLI में कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हैं आप। ये आप कहते हैं कि ये क्यों है कि मैं ये चीज राउटर पे लिख रहा हूं, मैं ये चीजें ये या कुछ और नोटपैड पे लिखता हूं। कोई फाइल है, नोटपैड की कोई फाइल है, उस पे मैं ये लिखता हूं इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस gig 0/1 नो शटडाउन। यस, मैं ये कॉपी लिखता हूं और ये फाइल मैंने कहां रखी हुई है? दो जगह, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप ये TFTP पे डाला हुआ है, ये फाइल TFTP सर्वर पे रखा हुआ है। भाई इसकी तस्वीर ले लो, मैं इसको मिटाने नहीं दे। तो बैठ जाओ, यूज कर रहे हैं बच्चे। नहीं चार्जर लगा लो। अभी लगा देते हैं। ठीक है, अभी आप देखें आपकी टोपोलॉजी क्या है कि ये आपका TFTP सर्वर है, ठीक है, और ये आपका राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि ये फाइल जो आपने ये बनाई, ये फाइल ये यहां पर रखी हुई है, यहां पे, राउटर पे नहीं है। राउटर पे आप सिर्फ ये काम करते हैं कि यहां पे क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं पहला इवेंट मैनेजर
एप्लेट और उसका नाम, ठीक है। और दूसरी चीज आप लिखते हैं सिसलॉग पैटर्न, सिसलॉग पैटर्न लिख देते हैं। अब आता है एक्शन, तीसरा काम क्या है, एक्शन। एक्शन में आप करते हैं TFT का रेफरेंस। वो कैसे करते हैं आप, TCLSH फ्लैश this file.txt। अब 3 लाइनें लिखी हैं आपने रो आउटर पे कि अगर ये इवेंट हो जाए तो ये एप्लेट रन करो, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या है वो तुम्हें यहां से उठानी पड़ेंगी। तो TCL आपका स्क्रिप्ट है, SH करके TCL SH यहां से, यानी कि यहां से जो फाइल उठाओ उसको रीड करो। अब ये आप रीड वहीं से कर रहे हैं, फाइल कॉपी नहीं कर रहे, रीड वहां पे कर रहे हैं। यानी कि आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे फाइल खोलेंगे, अगर फाइल होनी चाहिए ना, फाइल खोलेंगे और फाइल के अंदर ये लिखा हुआ होगा, तो वो ये सारे कमांड चला देगा। तो यानी कि अब आपने, जैसे हम कहते हैं ना कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन अलग कर दिया, अब आपने एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वो कहां पर है, बाहर। और सिर्फ वहां पे क्या है, रेफरेंस, कि अगर ये हो जाए तो ज्यादा। अब कोई बंदा इन फाइल्स को आगे पीछे करता है, फॉर एग्जांपल वो राउटर पे नहीं है, अगर वो यहाँ पे कोई एरर भी करता है, अगर देखें ना, जब रूटर के अंदर थे, ये सारा बना रहे थे, तो आप कॉन्फ़िग में ही खेल रहे हैं ना, आप समझ रहे। तो अगर कोई बंदा कॉन्फ़िग में है तो वो कुछ यहाँ पे भी गलत कर सकता है और दूसरी चीज भी हटा सकता है। यहाँ पे आपने सेपरेशन ऑफ प्लेन कर दिया, यानी कि ये जो फाइल है अब ये एग्जिस्ट करती है एक एक्सटर्नल सिस्टम पे। सिस्को को आप ये बता रहे हैं कि अगर ये इवेंट हो जाए तो आप लॉगिन करें और यहां से फाइल उठा लें, एक ऑप्शन। दूसरा, आप लॉगिन करें, उस फाइल को अपने राउटर पे डालें और वहां से रीड करें, आपकी मर्जी है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे एक है, TFT में और FTP में क्या फर्क है अदर देन द प्रोटोकॉल? वो एक UDP है और एक दूसरा TCP है। अच्छा, फिर क्या होता है? उसके वो छोटी फाइलों के लिए है। क्या चीज? TFTP है, वो स्मॉल फाइल्स के लिए होता है। FTP में बड़ी फाइल्स होती हैं। 95% आए थे ना बंदे के। ऑथेंटिकेशन, हाँ ऑथेंटिकेशन है और सिक्योरिटी हो गई इस तरह। सिक्योरिटी है। TFTP लेस सिक्योर एंड की वजह से एंड स्मॉल फाइल्स के लिए। FTP मोर सिक्योर कंपेयर टू TFTP। मैं FTP S की या SFTP की बात नहीं कर रहा। FTP itself प्रोटोकॉल TCP का है, वो ज्यादा सिक्योर है। उसमें ये होता है कि आप बड़ी फाइल भेज सकते हैं जब भी आप डेटा अपलोड करते हैं। तो अगर रीजनेबल साइज की फाइलें हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर फर्ज करें अब आपने कुछ बहुत ही बीजेपी की बड़ी कॉन्फ़िगरेशन आगे पीछे खींच दी है तो फिर मसला है। और शायद यहाँ पे इस जगह पे आके आपका सिस्को ऑटोमेशन टूल पे ले जाता है, पपेट, शेफ, एंसिबल, यहाँ पे। क्योंकि अब जो बात कर रहे हैं ना, वो छोटी मोटी स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप लेंथी उसकी बात कर रहे हैं, बड़ा सेटअप है। खैर, ये चीज जो है ये है जो मैं कह रहा था कि EEM 2 मोड में काम करता है। एक मोड में होता है एप्लेट और एक मोड में होता है TCL स्क्रिप्ट। तो वॉइस में जो स्क्रिप्ट जाता होता था वो वॉइस होती थी। TCL मतलब वो वॉइस का आपने अलग से रखा होता था, सर्वर या जो भी होता था। हाँ, वो अलग वॉइस जाती थी, फिर वॉइस से आंसर आता था उस हिसाब से, फिर वो इस तरह खेलते थे। सही। ये एप्लेट है, ये एप्लेट की एग्जांपल्स हमने पढ़ी है। ये TCL स्क्रिप्ट की कि ऐप जो आपका EEM है वो TCL स्क्रिप्ट यूज कर रहा है टू इन्वोक एन एक्शन। इजाजत समझ आया? हाँ मैं देख रहा हूँ। किससे कह रहा भाई? मैं बोल रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, समझ में आया है। नहीं, बाउंसर तो नहीं आया? नहीं, बाउंसर नहीं आया।
नहीं बाउंसर नहीं आया, कोरोना आया। कोरोना हाँ यार, बाउंसर नहीं आया, बाउंसर नहीं आया, बाउंसर नहीं आया। नवेद जज्बी अभी ओके है फिलहाल। ईएम का इतना ही है, ईएम का इतना ही है, कोई ज्यादा वो इसमें वो नहीं है, सिर्फ आपको बता रहे कि अब पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। लेकिन जिस चीज पे वो ले आया है कि एक हद तक की कॉन्फ़िगरेशन तो मैनेजेबल है, मैनेजेबल है, सही बात। उसके ऊपर जाहिर बात है टीएफटीपी का अपना वो मसला है। यहाँ पे आके वो ले जाता है ऑटोमेशन टूल पे, जिसमें वो हमारे पास तीन है, पपेट, शेफ और वो सॉल्ट स्टैक एंसिबल। पॉज करेगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ईएम खत्म हुआ। ईएम में हमारा कॉन्सेप्ट समझ गया, एक ऑटोमेशन जिस सिस्टम की ये आईओएस अपने आईओएस एनओएक्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, वो हमें समझ में आ गया। और आइडिया ये है कि ऑटो पायलट है कि अगर आप डिविएट भी हो गए तो वापस आपको डाल देगा। जाते जाते आपने इसको देखा कि इसके दो मोड थे, एक एप्लेट से था, एक टीसीएल स्क्रिप्ट से था। टीसीएल से आप एक्सटर्नल फाइल से कर सकते हैं, लेकिन वो टीएफटीपी के ऊपर है। और टीएफटीपी की लिमिटेशन ये है कि वो एक हद से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन भेज नहीं सकता, छोटा बफर। ओके, अब आप ये तो सिस्को की दुनिया की बात है। मैंने आपको पिछले 4-5 क्लासों से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईटी बहुत बड़ा है और आईटी में हर जगह जो आईटी के स्टैक है वो अलग डेवलप हो रहे थे। टेलीकॉम अलग साइड पे चल रहा था, नेटवर्क बीच में था क्योंकि वो दोनों को सपोर्ट कर रहा था। टेलको जो आपका मोबाइल जो इस तरह का दुनिया है, जो आईटी वेब डेवलपमेंट वगैरह इस तरह के, और बीच की जो दुनिया है वो आपकी नेटवर्किंग है क्योंकि वो दोनों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तीन आपने टीएस देखे अभी तक, ये चीजें चल रही हैं। आईटी की दुनिया में ये तो सिस्को ने अपना किया। आईटी की दुनिया में उन्होंने बोला ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते हैं, अब हम बड़े काम करते हैं। उससे पहले, उस डेवलपमेंट से पहले कि अगेन जब पहले दिन से क्लास का कॉन्सेप्ट रहा है, कैसी चीजें आपको आनी नहीं चाहिए, आपको पता होनी चाहिए क्यों आ रही है। जब आपको मेन प्रॉब्लम हो तो फिर आप कह सकते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पास ये टूल, मुझे ये अलग टूल ज्यादा समझ में आता है, मैं इसमें ज्यादा पढ़ूंगा, स्पेशलाइजेशन कर लूंगा, सर्टिफिकेशन कर लूंगा, एक्सेट्रा। लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है। और अब ये चीजें जो अब हम पढ़ेंगे ना, इसका अगर आप आईटी के दुनिया से आईटी के वर्ल्ड में है तो क्या क्या काम करते हैं आप डिजाइन करते हैं, आप डेवलप करते हैं, आप टेस्ट और इंप्लीमेंट करते हैं, और आप ऑपरेट करते हैं। ये लाइफ साइकिल है आपका, किसी भी सॉफ्टवेयर का ये लाइफ साइकिल है। डिजाइनिंग हुई, डेवलपमेंट हुई, डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, अब उसको टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्टिंग हो गई, यानी कि प्रोडक्शन के लिए वो तैयार है कि अब ये कंपोनेंट, ये मॉड्यूल हमारा प्रोडक्शन में जा सकता है। अब जब प्रोडक्शन में चला गया तो अब वो ऑपरेट हो रहा है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि चीजों को किस तरह चलाई जाए। ये आईटी का एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। ओके, पहले अगर आप दोबारा चले जाएं 1990s में से लेकर अर्ली 2000s में के जमाने में, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मेथोडोलॉजी थी वो था वाटरफॉल मॉडल। आबशार उर्दू में जम। कॉन्सेप्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने 90s में, अर्ली 90s में MS ऑफिस बनाया। ये सॉफ्टवेयर लेके आए वो। अब बैठे बैठे तो नहीं लाए होंगे, कोई रिसर्च की होगी, कोई आइडिया आया होगा। वो क्या गया, उनकी माइक्रोसॉफ्ट की टीम गई, ऑफिस में गए, उनसे पूछा कि भाई आप दिन ब दिन क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात हैं।
एक कॉन्सेप्ट समझा कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइडिया ये था भाई, हम लिखते हैं, हम यूं करते हैं, वो करते हैं, एक लेजर बनाते हैं, एक्सेट्रा। फिर उसको उन्होंने कहा कि भाई एक है वर्ड, एक है एक्सेल, एक है पावर पॉइंट, ठीक है, और एक एक्सेस भी ले लो, एक डेटाबेस। चलो छोड़ो, ठीक है, 4 डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या तो सब होती है, चंद होती है, स्कूलों में पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको डिजाइन करना है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए। जब आप वो जो एक बटन होता है इसको दबाएं, सेव लिखा होता है, जब सेव करें तो क्या होगा, फाइल सेव हो जाती है। जब आप सेव एज करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये सारी फंक्शनैलिटीज लिखी है, ये डिजाइन हुआ। जब आपका डिजाइन हो जाता है, जब आपको पता होता है कि मेरा सिस्टम किस तरह चलेगा, मैं इससे क्या चाहता हूं, अब ये किसी ने डेवलप करना है, किसी डेवलपर ने, कोडर ने इसकी कोडिंग करनी है पीछे, ओके, किसी भी लैंग्वेज में करे रिगार्डलेस, वो हो गया। फिर उसको लोग टेस्ट करते हैं कि भाई कोई ऐसा तो नहीं कि चलते चलते बंद हो गया। परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, वो भी एक अपनी दुनिया है टेस्टिंग, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। सो जब हो गया तो उसको आप लाइव करते हैं। कितने वर्जन आ चुके हैं ऑफिस के पता नहीं, आजकल 365 चल रहा है जी। आजकल जो नया वर्जन है, जो MS टीम 4-5 से शुरू हुआ था और आज 365 चल रहा है हमारे पास। उसमें भी आए दिन अपडेट्स आई हुई होती है। ये भी काफी देर से चल रहा है। हाँ, मतलब अब उन्होंने ये इसको फिक्स कर दिया 365 को। अब वो 365 ही रखते हैं, अब उसे उसकी अपडेटिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। अब वो जमाने चले गए कि हर वर्जन के साथ नंबर बढ़ाएं। ओके, फर्ज करें इस वक्त यहाँ पे चल रहा है 2010 वर्जन ऑफिस का, ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है, मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे काम है, आप डेवलपर हैं, आपसे काम है कि उसमें एक नया फीचर लेके आ रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल, और इस फीचर का नाम है जंबो, ठीक है। एक फीचर है, यानी कि एक एडिशनल अब कुछ होगा, उसका नाम है जंबो। और ये जंबो किस में जाना है, आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जाना है, जो मिलियंस या नियरली बिलियन लोग यूज कर रहे हैं। अब आप सोचें, जब एक चलती हुई गाड़ी में आपको इसको चेंज करना होता है ना, तो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ओके, अब आपने उसकी कोडिंग करी, उसको अपने लैब में टेस्ट किया, जिसे हम कहते हैं सैंडबॉक्स में, अपने एनवायरनमेंट में किया। फिर आपने बीटा रिलीज किया, थोड़ा सा कुछ हजार लोगों को दिया, वहां से उनको पता चला कि नहीं, जब लाइव में गया ये प्रोग्राम तो वहां पे बग्स आए, मुश्किलात आई, क्रैशेस हुए, वो रिपोर्ट आई, आप वापस आया, आपने दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाया, फिर दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा, लाइव टेस्टिंग के लिए भेजा और रिलीज किया। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन से रिलीज तक साल तो आराम से निकल जाता है। और अगर आप बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हो तो साल 2 साल तो कहीं नहीं गए, ठीक है, क्योंकि आपको अभी तो यहाँ पे हर चीज चल रही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपकी नेटवर्किंग तैयार है, लेकिन सिर्फ आप एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहे हैं। ये है टाइम टू मार्केट। ओके, हमें कल तक इसमें मसला नहीं था, क्यों, इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी थी नहीं, कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप थे, वो भी सबके पास नहीं थे। आज तो सबके पास आईफोन है, आपका एंड्रॉइड है, आपके पास टैबलेट्स हैं, तो इतनी, अगर आप किसी भी ऐप स्टोर पे चले जाए, मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस हैं वहां पे, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो आजकल की टर्म क्या है कि किसी भी बिजनेस को, आज आप कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है ऐप का, फिटनेस ऐप का, वो ये जो हम बात अभी कर रहे थे कि डाइट की, मेरा ऐप है, वो बंदे को देखेगा, उसका वेट लेगा, उसकी हार्ट बीट लेगा, ये सब कुछ लेगा और उसको डाइट प्लान बताएगा और मॉनिटर भी करेगा। बहुत अच्छा आइडिया है, आपने ऐप बनाई, इसी तरह से बनाई, डिजाइन करी, डेवलप करी, टेस्ट करी और मार्केट में रिलीज कर दी। अब आप जब ये बन गया तो आपको एहसास हुआ कि यार मेरे पास एक और आइडिया आ गया है कि जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए भी डाइट होनी चाहिए। अभी तक मैंने ये परवाह नहीं की थी, लेकिन अब मुझे पता है कि बहुत से लोग ये मीट खाते ही नहीं है, तो मुझे उनके भी लाना है। तो देखें, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, ये 4 बॉक्स, ठीक है। डिजाइन, डेवलप,
टेस्ट, ऑपरेशन। सबसे बड़ा मसला एक और तो लगा, हाँ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ITIL पूरा कर दूं ना मैं। मेंटेनेंस, ऑपरेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हाँ वो लूप आता है। ठीक है, समझ गया। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा जो नवेद भाई हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि ये तो ऑपरेशंस के बंदे हैं, ये कहते हैं मेरी रोजी रोटी चलती है जब तक सिस्टम चलता है, मैं तो पीछे से कोई चीज नहीं लाने दूंगा। क्यों? फर्ज करें ये गेट है, ठीक है, यहां से किसी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर आगे भेज दिया जो क्रैपी था, चीजें बैठ गई, किसकी बल्ली सबसे पहले आती है? ऑपरेशन से ही। तो नवेद भाई ने बोला मैं घाटे घुट के खड़ा हुआ हूं, हिलेगा नहीं। ऑपरेशंस टीम हमेशा ऑपरेशन टीम अलग रही है और ये डेवलपिंग टीम अलग रही है। आईटी में हमेशा ये दो बहुत बड़ी वर्टिकल्स हैं हमारी। दीवार के इस पार, चाइना वॉल के साइड ऑपरेशंस हैं, जिनका कोई काम नहीं है कि वो पीछे डिजाइन कैसे हो रहा है, डेवलप कैसा हो रहा है। उनका काम है कि चीजें जो चल रही है उसको चलाते रहना, 24/7 चलते रहना चाहिए। इनका काम ये है कि यार एक काम हम करते हैं और वो प्रोडक्शन में जाने में 6 महीने लग जाती है, इतना टाइम निकल जाता है। जो बिजनेस है वो बंदा भी परेशान है कि यार मार्केट में अभी फर्ज करेंगे एक रमजान है, हमें एक रमजान के लिए कोई पैकेज निकालना है, जिस तरह से ऑपरेशन टीम बात कर रही है तो अगला रमजान आ जाएगा। कंसर्न है, उनके भी वैलिड कंसर्न है और इनके भी वैलिड कंसर्न है। इसको होलिस्टिकली देखा गया और इस पे सोचा गया कि नहीं, इसको बनाया जाए डेव ऑप्स, डेवलपमेंट ऑपरेशन, के एक टीम हो ऐसी जिसका डेवलपमेंट से लेके ऑपरेशंस तक सब जिम्मेदारी। ओके, अभी कैसे होता है? एक छोटी एग्जाम्पल समझ लें कि अगर कल नवेद को हम कहते हैं कि यार हमारे नेटवर्क में एक नया सर्वर खड़ा करना है, एक नया सर्वर, तो नवेद के पास इतनी लंबी शीट है, उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते, कंप्लायंस है, उसके पास ये प्रिविलेजेस होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, उस पे ये सिक्योरिटी पैचेस हमने इंस्टॉल करने हैं, ये एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, पूरी इसकी कंप्लायंस की एक होगी। अब बैंकिंग में आप जाते हैं, बैंकिंग में कोई ऐसे तो नहीं उठा के आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, उनका पूरा कंप्लायंस है, इसका क्या आईपी हो सकता है, इसका क्या एक्सेस हो सकता है। आपको पता है जो बैंकिंग है, बैंकिंग में जिस मशीन्स के ऊपर कस्टमर डेटा है वो हाइपरवाइजर के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपरवाइजर के ऊपर हमने पढ़ा है कि हाइपरवाइजर क्या करता है, शेयर कर देता है, एक फिजिकल रिसोर्स को शेयर कर देता है। रेगुलेशन ये कहती है, जो यूके में रेगुलेशन है वो ये कहती है कि अगर आपका कस्टमर डेटा है तो वो शेयर्ड पे नहीं हो सकता, अगर क्लाउड पर भी है। तो जब कोई भी बैंक या कोई भी नेटवर्क ऑपरेटर जैसे O2, BT या कोई भी है, जब क्लाउड पे जाते हैं और जिस सर्वर पे यूजर्स होते हैं, यूजर डेटा होता है, वो डेडिकेटेड सर्वर होता है, यानी कि ये नहीं कि उसमें कोई और शेयरिंग भी हो रही है ना। ये अब ये कंप्लायंस है, रेगुलेशंस है ना, ये हर कंपनी के रेगुलेशंस है। तो यहाँ पे उन्होंने किया, अब नवेद के पास वो सारी लिस्ट है। हमारा क्या होता है, यार एक बॉक्स ही तो है, लाइपी दो, यूजर ने खड़ी करो, लिनक्स इंस्टॉल करो, हमें दे दो। हमारे तो सोच डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना है, नवेद की जिम्मेदारी है कि इसको सिक्योर बनाना, रेगुलेशंस फॉलो करना, क्योंकि अगर कल ऑफकॉम आके कोई रेगुलेशन देखता है तो उनके पास सर्टिफिकेट हो कि हम कंप्लाइंट हैं। अब वो इतनी सारी चीजें कैसे करेगा? सही है, तो हमने एग्री किया कि ऐसा करते हैं, जो चीज भी जिस अब नवेद के पास ऐसे कितने सर्वर है, अभी जैसे उस दिन बता रहा था 1000 सर्वर है, 1000 सर्वर। अब 1000 सर्वर में कोई आए दिन खराब हो रहे हैं, यानी कि अब आप रोजाना बैठ के एक ही काम करते जाएंगे क्या? आप समझ रहे हो, डेली का काम हो गया ना ये। डेटा सेंटर में बंद हो जाएंगे, डेटा सेंटर में, लेकिन 1000 सर्वर है और अगर 2% या 1% भी आपके हार्डवेयर फेलियर है तो 2 सर्वर तो जा रहे हैं ना आपके। यस,
इतने सर्वर तो 20 आपकी हार्ड डिस्क फेल हो रही है, कोई रैम फेल हो रहा है, कुछ तो हो रहा है इतने, यानी कोई तो बंदा रोजाना बैठ के वो सिक्योरिटी इंस्टॉल कर रहा है। तो उन्होंने बोला ये तो खपत है हमारी। तो उन्होंने कहता है कि ठीक है, इसको ऑटोमेट करते हैं, इस चीज को ऑटोमेट करते हैं। ओके, एक एक अब इस जहन को इस चीज को जहन में रखें। ये था ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्या है, डेवलपर हैं, आपको अपना कोड टेस्ट करना है, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्शन में नहीं डालना, इसलिए आपको मैटर भी नहीं करता कि वो उसमें कितनी सिक्योरिटी हुई है या नहीं हुई। आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आपको टेस्ट करना है। आज जब आप कल नवीद भाई को फोन करते हैं कि यार मैं डेवलपर बात कर रहा हूँ इस फ्लोर से, मुझे सर्वर चाहिए, वो कह रहा है हमारे पास तो सर्वर नहीं है। अरे भाई क्या मतलब है सर्वर नहीं है? भाई हमारे पास है नहीं सर्वर, हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। आप ऐसे करें, अपने मैनेजर को बोले ईमेल करे, वो कोई परचेज ऑर्डर भेजेगा, डेल से कोई सर्वर आएगा। खैर जमाना आगे बढ़ गया, अब आप क्लाउड पे आ गए। आप कहते हैं नवीद भाई को मुझे जरूरत ही नहीं क्लाउड से, मैं ले लूंगा एक सर्वर टेस्ट करने के लिए। अब क्लाउड है, AWS या Azure या गूगल क्लाउड है आपका चल रहा है, कोड आपके पास है। जब भी उस दिन हमने पढ़ा है गिटहब क्या होता है, जहां पे आप अपना कोड रिपोजिटरी सेव करते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ से कोड उठाया AWS पे डाल दिया, यहाँ से उठाया Azure पे डाल दिया, यहाँ से उठाया गूगल क्लाउड भी डाल दिया। आपके पास ये कोड पड़ा हुआ है, वो आपने शेयर कर दिया हर जगह से। ओके, आपने अपने आप को कंपनी के ऑपरेशन से अलग कर लिया कि ठीक है, मैं अपना कोड यहाँ पे टेस्ट कर लूंगा, जब चल जाएगा, जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मेरे ये काम तक हो गए, फिर मैं आपके पास नवीद भाई के पास आऊंगा और बोलूंगा अब मुझे अपना वो वाला सर्वर दो जो मुझे चाहिए। नवीद को जब वो सर्वर देना होता है तो उसके लिए उसको बहुत रेगुलेशन और कंप्लायंस करनी पड़ती है। आपको जो करना पड़ता है, आपको भी काम करना। तो दोनों ने कहा कि हमारा टाइम बहुत जाया जाता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ चीज ऑटोमेटेड कर लें। यहाँ पे डेवऑप्स आपका मॉडल शुरू होता है। डेवऑप्स के लिए आपको खाली प्रोसेस नहीं, आपको टूल्स भी चाहिए होते हैं। वो ऐसे टूल्स जो आपको हेल्प करें इस पाइपलाइन को बिछाने में। ठीक है, उसमें से एक टूल है पपेट, एक है शेफ, एंसिबल, सॉल्ट स्टैक। यस, ये क्या करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप अपना कोड हमारे पास दे दें। ठीक है, जितने भी स्विचेस खड़े होंगे वो लॉग इन करें पपेट पे किसी तरह, मैं अभी बहुत ऊपर उससे बता रहा हूँ, लॉग इन करें और कोड उठा लें। आप क्योंकि ह्यूमन को टाइप नहीं करना, कमांड नहीं लिखनी, कोई कुछ नहीं करना, तो जो आपने अपनी फाइल पे सेव किया था, याद है, 100% वही जाएगा। यानी कि आप चेंज एक दफा करोगे और अगर वो सही है तो अगर आप मिलियन कॉपीज भी बनाओगे तो परफेक्ट बनेगी। टेम्पलेट बन गया ना, खांचा जिसे हम कहते हैं। अगर आपका खांचा हर दफा बना रहे हो तो 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक दफा बन गया है और बिल्कुल एक्यूरेट है 100%, तो उसकी आप बिलियन कॉपीज भी बनाओगे तो बिलियन परफेक्ट कॉपीज निकलेगी। ये है प्रिंटिंग प्रेस हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया ना आपका। ये था वो कॉन्सेप्ट कि आपके पास वो टूल आए। तो अब होता ये है कि नेटवर्क हमारे इन्वायरमेंट में जो नवेद को जब अपने खड़ा करना होता है ना, जब अपना सिर्फ इतना सर्वर खड़ा करता है कि मैंने इस पे आईपी और बहुत छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का डाल दिया, वो उसको कनेक्ट करता है किसी भी इन सर्वर से। जैसे ही कनेक्ट करता है ना, ये उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले ये इंस्टॉल करो, फिर ये इंस्टॉल करो, फिर पाइथन इंस्टॉल करो, फिर डेटाबेस करो, फिर ये सिक्योरिटी ये करो, पूरी लिस्ट ऑटोमेटेड चलती है। आपका 20, 25, 30 मिनट, घंटे ज्यादा से ज्यादा पूरा सर्वर वैसे तैयार होता है जैसा आप चाहते हैं। 19-20 भी फर्क नहीं है, सब पे एक वर्जन गया है, हर चीज एक हुई है, आपको मसला ही नहीं हुआ। अब आपके पास सैंपल्स निकलना शुरू होगा। तो जैसे आपने बोला, डेवलपर ने बोला मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए, नवेद भाई ने आपको स्क्रिप्ट रन करके दी, उसने एक बॉक्स तैयार किया, आपने अपना कोड टेस्ट हुआ था, आपने यहाँ पे डाला, चल मेरा भाई आगे चलो। ये है डेवऑप्स।
इसमें बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो आजकल डेवऑप्स के ही गिर्द क्लाउड भी है, तो पाइथन भी है, तो हर चीज घूम रही है। कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि जो बंदा डेवलप करता है उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो यहां तक अपना कोड खुद ब खुद किसी से बगैर पूछे भेज सके। वो प्रोडक्शन में कैसे जाता है, आइडिया तो ये है आईटी का कि ये बंदे ने जो कोड लिखा है ना, वो ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट ऑटोमेटिक होते होते ऑपरेशन से होते प्रोडक्शन में चला जाए। चाह हम वही रहे, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती है, रेगुलेशंस होती है, देखना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन तक तो आप पहुंच जाते हैं आराम से। अब आ जाए पपेट, शेफ और एंसिबल में। तो ये क्या है, ये कौन से टूल है? ये सॉफ्टवेयर क्या करता है आपको? कॉन्फ़िगरेशन टूल है। बेसिकली हम लोगों के ऑटोमेशन के लिए हम लोग दो टाइप के टूल्स यूज करते हैं। एक हमारा होता है ऑर्केस्ट्रेशन टूल और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करनी है, तो उस सेटअप को ऑटोमेट करने के लिए क्या है कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा उस पे, लिनक्स ये होगा, विंडोज़ होगा, क्या उसकी आईपी एड्रेस होगा, क्या सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क कितनी होगी उसकी। तो ये इस चीज़ का सारा आप एक टेम्पलेट बना लेते हैं। वो चीज़ आप डिप्लॉय करते हैं, यानी कि बेयर मेटल जो मशीन आप डिप्लॉय कर रहे हैं, वो आपकी हो जाएगी थ्रू ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका टेराफॉर्म है। अच्छा, वंस के मशीन डिप्लॉय हो गई, अब आपको उसके अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यानी कि आपको वो मशीन को कोई रोल प्रोवाइड करना है आपने कि वो काम क्या करेगी। वो कोई डेटाबेस सर्वर है या वो कोई जो है इवन के स्विच है, सिस्को का कोई रूटर है या वो कोई डीएचसीपी सर्वर है, वेब सर्वर है। तो उस मशीन को, बेयर मेटल मशीन को आपने कोई रोल प्रोवाइड करना है, तो वो रोल प्रोवाइड करते हैं आप थ्रू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के थ्रू। दैट कैन बी एंसिबल भी हो सकता है, शेफ भी हो सकता है, पपेट हो सकता है। इन 3-4 जो ये हमारे पॉपुलर वो हैं टूल्स, इनकी अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंसिबल जो है, वो एजेंट लेस आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। उसके अंदर आपको एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता एंड पॉइंट पे। जबकि जैसे आपका ये पपेट है, इसके अंदर आपको स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप बनाना पड़ता है बिटवीन द सर्वर और द क्लाइंट। उसमें आपको एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, अपडेट्स पुश करनी पड़ती हैं। सेम चीज़ आपके शेफ में भी यही है, एजेंट का है, मतलब आपका एजेंट और मास्टर का जो है ना वो होता है इसमें कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली डेवऑप्स के लिए आपके 3-4 ऐसे हैं जो कि मेन टूल्स हैं। आपका एक तो ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल हो गया, दूसरा आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हो गया, तीसरी चीज़ आपकी कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट हो गई, जिसके अंदर आपका जेंकिन्स हो गया और आपका गिटहब हो गया। तो जैसे गिटहब से आप जो है रिपॉज़िटरी से डाउनलोड कर लेते हैं कोड और जेंकिन्स को बताते हैं कि भाई ये कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है, यहाँ से इस टाइम पे आपने फेच करके इस मशीन पे डालना है और इस टाइम पे आपने ये कोड जो है इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये आपका लाइफ़ साइकिल कंप्लीट हो जाती है डेवऑप्स की बेसिकली। यप, सही कहा मैंने अहमद भाई। सर आप बल्ला लगा लें, आज आपको बल्ला लग गया है। माशाल्लाह। सही रट्टा मारा हूँ मैंने। सर आपकी तैयारी पूरी है। ओके, मैं जरा पपेट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ एक दफा। मैंने कहा पहले लिख दूं, फिर किस पे बात करते हैं। जब भी है खामोश है, नहीं तो नींद में? नहीं। हाँ, हालांकि बैटरी डाउन हो रही है लेकिन नहीं पर सर आखिरी धक्का है, गिरती जी दीवार बिल्कुल। धक्का और है। एक एक जी एक धक्का और दे दें आप। नहीं धक्का दे रहे, प्रेजेंट मौजूद है। को कंप्लीट कर रहे हैं दीवार को, एक आखिरी ईंट लगानी है बस, ये धक्के वाली नहीं। बस पॉलिशिंग बाकी है बस। हाँ,
इंशाल्लाह रिवीजन और पॉलिशिंग भी साथ साथ चलानी है। इंशाल्लाह आसिम भाई कराएंगे सबको तैयारी। क्या बात है, अभी तक मैंने बुक खोल के नहीं देखी। फौजी का काम होता है भाईजान। फौजी ने रैली सीधी करानी है बस। ओके, पपेट। पपेट नंबर 1। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जैसे नवेद ने अभी बोला है, हम एजेंट बेस्ड, और अभी इसकी डायग्राम थोड़ी बना लेते हैं कि एजेंट बेस्ड से क्या मतलब होता है। एजेंट बेस्ड से मतलब यह है कि फर्ज करें ये मेरा पपेट है जिसको कहते हैं पपेट मास्टर, ठीक है। इस पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखी हुई है। मेरा एक वेब सर्वर है, यहाँ पे ये वेब सर्वर है, ठीक है। इसमें मेरी चल रही है नेक्स्ट की साइट। इस पे मैं पपेट एजेंट इंस्टॉल कर देता हूं, ठीक है। एक प्रोग्राम पपेट एजेंट के नाम से मैं इंस्टॉल कर देता हूं। अब क्या होता है कि ये पपेट एजेंट इस मास्टर के साथ एक आईपी लिंक यानी कि टीसीपी लिंक के ऊपर सिंक रहता है, ठीक है। अब इस पे मेरा कोड जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है next.co.uk, ठीक है, और उसका वर्जन अभी चल रहा है वर्जन 12। क्रिसमस आई, कुछ भी आया, मैंने कोई प्रमोशंस लाया, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वर्जन को अपग्रेड कर दिया वर्जन 13 पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया। अब दो तरीके हैं, या तो ये पपेट मास्टर जितने भी मेरे पपेट एजेंट चल रहे हैं उनको ये कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देगा। मुझे हर एक वेब सर्वर पे अकेले जाके ये फाइल उठा के नहीं डालनी। दूसरे अल्फाज में अगर ये स्विचेस होते तो आपने सीधी कॉन्फ़िगरेशन डाल दी सबके ऊपर, आपको एक एक पे जाके नहीं करना पड़ रहा। ये कौन सा मॉडल आपने किया है, पुश। अगर ये चाहे तो ये भी पुल कर सकते हैं। नंबर 1 मास्टर क्लाइंट सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें एक रोल मास्टर का होता है और एक क्लाइंट का होता है। यहाँ पे इस पपेट में जाके या यहाँ के पपेट के कंसोल में जाके, उसका पपेट कंसोल कहते हैं, वहां जाके आप चेंजेस करते हैं, वहां से पुल करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं आपको पाइपलाइन का बता रहा था ना, ये पपेट है। पपेट कॉन्फ़िगरेशन कहां से उठाता है, फॉर एग्जांपल आप इस पपेट सर्वर में डालें। दूसरा, इस पपेट सर्वर को आप गिटहब से कनेक्ट कर दें। आपका डेवलपर यहां बैठा है, उसने अपना कोड गिटहब पे किया, गिटहब ने पपेट मास्टर में डाला और पपेट मास्टर ने आपके बाकी उसमें कर दिया। मतलब आपने ऐसा कहते हैं ना, एक बॉल मारी और बाकी डोमिनो इफेक्ट हुआ, ये वो किया आपने यहाँ पे। गिटहब क्या होता है, यहाँ पे कोड जमा होता है आपका ना। आपने एक कंपनी की जो पपेट मास्टर और पपेट एजेंट है, इनका ये के सॉफ्टवेयर है, इनका नाम भी यही होता है? ये नाम ही है। नहीं, वही कह रहा हूँ कि यही नाम होता है, या जैसे नेक्स्ट की ऐप है, ऐप को ही हम कहते हैं पपेट एजेंट और पपेट? नहीं, पपेट सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। जब आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर ले, मैं अभी आगे आ रहा हूँ, टीसीपी कनेक्शन पे काम करता है। सही। ऑफ कोर्स पपेट मास्टर के अंदर एक डेटाबेस है जो पपेट डेटाबेस कहलाता है। ओके, अब इसको इंस्टॉल करने के 3 तरीके होते हैं। पपेट कैसे इंस्टॉल होता है, नंबर 1, एक मशीन है, आपका लैपटॉप है ना, आप पपेट इंस्टॉल कर लें, सही, तो आपका मशीन क्या बन गया, पपेट मास्टर बन गया। जैसे टीएफटी मास्टर, हाँ, टीएफटीपी सर्वर है या एफटीपी सर्वर है, सही सर्वर है, ये पपेट मास्टर हो गया, पपेट सर्वर हो गया, सर्वर क्लाइंट है ना। अब आपने अपना लैपटॉप तो बना लिया क्या, पपेट सर्वर,
अब फर्ज करें मेरा लैपटॉप है, उसको मुझे आपके पपेट सर्वर से कनेक्ट करना है एज अ एजेंट, तो मैं पपेट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, लेकिन कौन सा वाला? क्लाइंट वाला। जैसे एफटीपी का क्लाइंट अलग होता है और सर्वर अलग होता है, तो मैंने क्लाइंट वाला कर दिया। मैं क्लाइंट करूंगा, वो पूछेगा कि भाई कहाँ से किससे किसी से कनेक्ट करूंगा ना, मैं मास्टर तो किसी को बताना पड़ेगा ना कि क्लाइंट किस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब आपने क्लाइंट किया था तो वो उसको आपने वहां पे कॉन्फ़िगर किया ना कि ये मेरा सर्वर है, ये मास्टर है, अब ये मदर हब है ना आपका, अब ये बन गया है, अब ये इससे सब कनेक्टेड है। अब ये रिस्पॉन्सिबल है ये चेक करने के लिए कि किस पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, कौन सी वर्जन की कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। और अगर आपका पीछे से ऑपरेशन टीम ये कहती है कि सब पे एक ही कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो ये मेक श्योर करेगा कि सबके पास रीसेंट वर्जन ऑफ वो चल रही है। और अगर हटानी है, पुराना वर्जन डालना है, वो भी काम ये करेगा ऑटोमेटिकली। आपने एक जगह पुश किया, उसने उसको ट्रिगर कर दिया। इसे अब ये जो आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया, सर्वर बना लिया, ये था मोनोलिथिक। ठीक है, आपने क्लाउड पे डाल दिया तो कंपाइल प्लस है, ये मोनोलिथिक कंपाइल है, और ये है मोनोलिथिक कंपाइल विद डेटाबेस। 3 तरीके से होता है। अब इसकी वजह बताता हूँ कि क्यों यूं ये अलग अलग कर रहे हैं। अब आप सोचे, ये सर्वर है, अभी हमारे पास तो 4 मशीन है, कोई मसला नजर आ रहा है? नहीं। 400 मशीनें हैं, फिर भी मसला नहीं है। 4000 मशीनें, 14000 मशीनें। तो अगर आप टीसीपी कनेक्शन को देखें, अगर आप 14000 कनेक्शन तो सिर्फ लाइव रखने के लिए यूज हो रहा है, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि यार एक मशीन तो ये काम नहीं करेगी। अगर ये एक मशीन काम नहीं करेगी तो आप कहेंगे कि 2-3 मशीनें मैं जोड़ दूं साथ, जैसे आप स्विचेस को जोड़ते हैं, आपने वो कर दिया, स्टैक बना दिया। अच्छा, अगर ये सब मास्टर बन गए तो फिर वो सवाल आता है ना कि मेन मास्टर कौन है? मतलब 3 तो मेन मास्टर नहीं हो सकते ना, काम कर रहे हैं लेकिन 3 मास्टर हो नहीं सकते। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक मशीन को बनाते हैं मेन, जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, MOM। ये होता है ब्रेन, ये होता है ब्रेन। इनमें जो पपेट मास्टर्स होते हैं, ये भी मास्टर हैं, ये मास्टर ऑफ मास्टर है और ये भी मास्टर है। ये जो मास्टर होते हैं, इनके पास डेटाबेस होता है, इनके पास डेटाबेस होता है, ठीक है। लेकिन ये इन तीनों को कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोल लॉजिक ये, डेटा लॉजिक ये। जब भी आपके पास 3 मॉडल है, एक है मोनोलिथ पूरा एक है मोनोलिथ कंपाइल, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है आपके अपने फिजिकल हार्डवेयर पे नहीं, क्लाउड पे कहीं पे शेड, लेकिन है मास्टर ही। और एक है कंपाइल विद डेटाबेस, यानी कि अब आपने मास्टर और मास्टर का सेगमेंट अलग कर लिया, जो कंट्रोल प्लेन है वो इन तीनों को मैनेज करता है। इन तीनों के आगे फिर इस तरह नहीं लगता, इन तीनों के आगे एक लगता है जिसे हम कहते हैं LB, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम ये होता है कि वो लोड को बैलेंस करता है, सेशंस को। वरना क्या होगा, इस मास्टर को 14000 मशीनों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, इसको 14000 से बनाना पड़ेगा, इसको 14000 से बनाना पड़ेगा, तो घूम फिर वहीं पे आ गए। अब क्या होता है कि ये मास्टर सिर्फ एक लोड बैलेंस से कनेक्शन बनाता है, लोड बैलेंसर दूसरी साइड पर बैलेंस करता है। अभी मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी, अब मैं इसको भेजता हूँ, अब मैं इसको भेजता हूँ, उसको भेज, आप समझ रहे राउंड रॉबिन। ये जो आप मतलब ये तो समझ में आती है ना, बिल्कुल सही है। ये है लोड बैलेंसर हमारा। अच्छा, पपेट एक सॉफ्टवेयर है, उसकी जो लैंग्वेज जिसपे लिखा गया है वो है रूबी। सही, आंटी रूबी ना भाईजान, आंटी रूबी। देखा भाईजान को कुछ याद नहीं आया, पूरे मैं तो आंटी रूबी याद आई थी ना यार, एक थी ना, बस ही है। ओ भाई ना, भाई सुन रहा है, सो गया सारे लग रहा है मुझे, अपनी गप्पे मारो, सब सो गए। नवेद भी नहीं है? नहीं हूँ भाई, मैं तो हूँ। और
माइक ओके, म्यूट जिस करो। तरह आपने डेवनेट कम्युनिटी हमने देखी थी ना सिस्को जी। में, डेवनेट ही थी ना, जी नेट डेवनेट है, डेवनेट डेवनेट जी बिल्कुल, जो वो एक गिटहब के पहले आया था। गिटहब के पहले आया था। जी जी एक कम्युनिटी है, बिल्कुल उसका काम क्या है कि वो आप में जो आपके एनवायरनमेंट्स होते हैं, सिस्को के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स है, कम्युनिटी, लोग अपना कोड शेयर करते हैं, अपनी फीचर शेयर करते हैं। इसी तरह पपेट फोर्ज है, सही। पपेट फोर्ज एक कम्युनिटी है, जी वहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं, सही। तो लोगों ने जो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस लिखी होती हैं वो शेयर कर रहे होते हैं कोड, सही कि हमने अपने एनवायरनमेंट में इस तरह किया हुआ है, हम इस तरह कर रहे हैं, इस तरह किया था। ये नहीं, एक ऑनलाइन बंदे को अगर कोई प्रॉब्लम है कि मैं अपने एनवायरनमेंट में पपेट करना चाह रहा हूँ, नवेद कर रहा है कि अब हम बीबीसी में पहले कुछ और चल रहा था, अब हम पपेट लाने जा रहे हैं, तो जरा देखें कि भाई लोगों ने किस तरह सॉल्व किया है, क्या प्रॉब्लम्स आए थे, क्या, मतलब एक कम्युनिटी जैसे आपके होता है, गिटहब की कम्युनिटी है, इसी तरह आपकी पपेट की कम्युनिटी। अच्छा, अभी आपने बताया था स्विचेस या राउटर्स के साथ भी ऐसे ही हम करते हैं। हाँ। ठीक है, उसके अंदर राउटर्स और स्विचेस के अंदर हम पहले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे नहीं, या वो नहीं, उसके अंदर दो चीजें। देखिए, इन जगहों पे आपने क्या किया था कि आपने कहा, नवेद भाई ने आपको कहा, आसिफ भाई कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंस्टॉल कर दो कि आईपी मिल जाए। आपका काम इतना है, सही आप लेवल 1 के बंदे हो, नवेद भाई ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते आप पे, सही आप उन्होंने आपको कहा एक सीडी था भाई कि भाई आप जाके इंस्टॉल करो, इतना कि आपको बस उस पे आईपी आ जाए। सही जब वो आईपी आ गया तो वो आपको कहता है, नवेद आप पपेट एजेंट इंस्टॉल कर दो। बिल्कुल सही। आप जब पपेट एजेंट इंस्टॉल किया, अब उस पपेट एजेंट ने पीछे मास्टर से बात करी, जिसपे नवेद ने कॉन्फ़िगरेशन बनाएगी, अब वो उनसे बात करेगा, वो अपग्रेड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा, उस पर फाइलें डालेगा, और वो जो यूजर नेम पासवर्ड जो भी टेम्पररी बना था उसको भी खत्म करके नया बनाएगा। बिल्कुल सही, वो सारा अपना इंस्टॉल कर लेगा, पूरा वर्ड एक्सेल ये वो जो रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल कौन सा एंटीवायरस करना है, क्या क्या करना है, हर चीज ये उस पे हो गया। बस अब मैं स्विचेस और राउटर्स अब स्विचेस पे कौन सी बात कर, अगर आप वर्चुअल स्विचेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मली तो हम ये वाली स्विचेस की बात कर रहे हैं हार्डवेयर की, तो उसपे ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको लगा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, लगता है ना, आप कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज करते हो ना, बिल्कुल एक बात है ना जी, आप कॉन्फ़िगर, तो आप फर्ज करें एक कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है, अपने रन शो सारी वो पुश करी, वो सारे उस पर चली गई, आप समझ रहे हो? नहीं वहां पे कोई एजेंट भी तो होना चाहिए ना जो उसको नहीं, अब एक लंबे आगे चले गए ना, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर आपका राउटर है, स्विच है, वो है। अब यहाँ पे है कि आप क्या एजेंट इंस्टॉल कर सकते हो किसी राउटर पर? नहीं, वो फिर iOS ही होगा। नहीं, एजेंट लेस, पपेट बॉट, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये एजेंट वाले हैं, यहाँ पे आपको एजेंट इंस्टॉल करना है। पपेट बॉट विदाउट एजेंट भी काम करता है, सही वो SSH से चलता है, ठीक वो हम देखेंगे अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा। ठीक होगा। तो उन जगहों पे जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि कोई एजेंट इंस्टॉल करने ये मेरा क्वेश्चन था कि ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, फिजिकली वहाँ पे आप एजेंट लेस यूज करते हैं। उसमें सबसे पहले आया था एंसिबल, बाद में शेफ, और इन्होंने किया कि हम भी ये बनाएंगे, तो पपेट बॉट बना, जो अभी एजेंट लेस उस पे पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ एजेंट वालों में रख रहा हूँ, ये सही हो, ठीक है इजाज? हाँ सही है, हाँ ओके। अगर पपेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके, तो फिर दूसरा है शेफ। सिर्फ नाम का फर्क है, थोड़ा सा काम का फर्क है, लैंग्वेज चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज हो गई है टीसीपी है, जो भी टीसीपी है, सही, ठीक है, लेकिन बाकी थोड़ा सा उन्होंने अपनी इस्तेलाह उन्होंने चेंज की। नंबर 1 ये है कि ओपन सोर्स है, जैसे लिनक्स है आपका, ठीक है, सही, क्लाइंट सर्वर है, सही, पुश एंड पुल मेथड सपोर्ट करता है, ठीक है,
ये लिखा गया है written in Ruby and Erlang. Erlang एक सिस्टम लैंग्वेज है, बहुत फास्ट है। व्हाट्सएप इस पे इससे बना है, सही है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर कंपाइलेशन इसकी रूबी पे है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन साइड पे Erlang है, वैसे रूबी पे है, ठीक है। ऑफ कोर्स अब हम शेफ की बात कर रहे हैं। शेफ में अब आप आ जाए, समझ लें कि इट हैज रेसिपी एंड कुक बुक्स, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है नाइफ का। नाइफ क्या करता है कि आपकी रेसिपी को कुक बुक में डालता है। टूल्स हैं, टूल्स के नाम उन्होंने रखे हैं। अब इन्होंने शेफ के नाम से बनाया है तो उन्होंने रेसिपी एंड कुक बुक्स, सही, ठीक है। शेफ ये यूज करते हैं। हाँ, शेफ ये यूज करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो भी है आपका शेफ किचन। सही, शेफ किचन क्या है? एक आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट टू टेस्ट योर कोड। कोड या सेम वो एक इन्वायरमेंट में जैसे किचन, कम्युनिटी जैसे हाँ सैंडबॉक्स, एक सैंडबॉक्स है जहाँ पे आप अपना इन्वायरमेंट चले। भले इन्होंने इस तरह वो की कॉन्सेप्ट, ये भी एजेंट बेस्ड, जिस तरह ये पपेट है उस तरह ये काम कर रहा है। इसकी टाइप भी है, इसकी इंस्टॉलेशन टाइप्स 4 है। एक है शेफ सोलो, जिसमें यानी कि आप किसी अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लें। एक है शेफ डिस्ट्रीब्यूटेड, एक है शेफ क्लाउड है, होस्टेड। शेफ होस्टेड है जो क्लाउड वर्जन है इनका, एंड एक है इनका प्राइवेट शेफ। अगर आपके सारे एजेंट और मास्टर एक ही इन्वायरमेंट में है, यानी आपके कंपनी इन्वायरमेंट में है, तो आप शेफ प्राइवेट में लेते हैं। मतलब एक लाइसेंस है, मतलब फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होती, एक इस्तेलाह नहीं की। सही, यप, सही, आइडेंटिकल है, कोई इतना वो नहीं है ना। सॉर्ट ये उसमें लिखा सीसीएन है ना? नहीं, सॉर्ट स्टैक says config files uses YAML, सही, yet another markup language, YAML. Yes, हमने JSON, XML, YAML, बिल्कुल YAML का थोड़ा सा भी हम देखेंगे आगे क्या चलता है। इसमें concept of master and minions, जैसे puppet master, सही, रेसिपी बुक, रेसिपी एंड कुक बुक। कुक बुक यहाँ पे क्या हुई, जिसमें मास्टर लेवल, सॉरी क्लाइंट है, कुक बुक सर्वर है, अच्छा रेसिपी ओके ये क्लाइंट है, रेसिपी बुक्स में होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल मतलब। और यहाँ पे मास्टर एंड मिनियन। मिनियंस यूज डिस्ट्रीब्यूटेड method called 0MQ. 0MQ, yes. And
use concepts like pillars and grains. आपका ये मास्टर है, ठीक है, इस मास्टर को क्या कहते हैं? मास्टर। मास्टर। और ये आपका एक एजेंट है, इसको क्या कहते हैं? मिनियंस। पिलर यहां पर है और ग्रेन्स यहां पर है, यानी कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, ये मास्टर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और पिलर्स के नाम से, और वहां पे एक ग्रेन्स है। सही। और इसी तरह टीसीपी कनेक्शन पे बात करिए। सही। तो अगर आपको एक समझ में आता है सही। तो आपको बाकी समझ में आ जाते हैं। इनका भी कोई प्रोटोकॉल वगैरह होता है या नहीं? ये सिर्फ पुश और पुल पे काम करते हैं इसमें? प्रोटोकॉल से मतलब पोर्ट, पोर्ट। हाँ, पोर्ट होती है। सबके अपने पोर्ट है, सही। रजिस्टर पोर्ट है, जी। सही। सबके अपनी पोर्ट है, जाहिर बात है वो। हम्म। लेकिन सब आईपी पे चल रहा है, लेकिन सब एजेंट बेस्ड है। एजेंट, ये मास्टर होगा, ये एक सॉफ्टवेयर है, भले वो हार्डवेयर है लेकिन उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। सही। यस। बिल्कुल सही। ऑनलाइन वाले किसी को कोई सवाल? नवेद, इजाज? ऑल क्लियर, कोई मसला नहीं। ये मतलब कि वो तरीका एक्चुअली देखा जाए तो वही है, एक हार्ड डिस्क आपके पास होती थी, मास्टर हार्ड डिस्क, जिसके अंदर सारा कुछ पड़ा होता था, साथ लगाई, चल मेरे भाई। हाँ, वही वाला काम है ना? यस, क्या कहते हैं? बिल्कुल। तो ये एक्चुअली वही है। आपने एक इंस्टॉलेशन, वो लोकल था, ये जरा इंटरनेट पे है और सारा सिर्फ अब सही। ये कौन सी कैटेगरी पढ़ी है अभी हमने? ये एजेंट। एजेंट ये सारे एजेंट पढ़ा है। सही। इजाज भाई थके हुए। जनाब जनाब गोटा लगा रहे हैं। जनाब हम सोच रहे, अब हम आपकी बातें सुन भी रहे हैं और अपनी चीजों को सोच भी रहे हैं, कैसे दिमाग में उतारा जाए। ओके, और कैसे अब याद हम रखा पढ़ रहे जाए। हैं जो कैटेगरी, वो है एजेंटलेस। एजेंटलेस का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे इन्वायरमेंट पे हैं कि आपके पास एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वहां पे कोई आप दूसरा सॉफ्टवेयर खड़ा नहीं कर सकते, उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? अब इसके 2-3 तरीके होते हैं। सिस्को डीएनए में, अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट लोग समझे तो सिस्को डीएनए क्या है? यही पपेट शेफ और इन्हीं का मुरक्कब है एक तरीके से। वो कहता है हम भी ये काम करते हैं, आप हमारे कॉन्फ़िगरेशन डालें और हम पीछे आगे सबको पुश कर देंगे। तो सिस्को डीएनए सिस्को की दुनिया का पपेट शेफ और सॉल्ट स्टैक हो गया। ओके, सिस्को डीएनए कहता है कि एक स्विच है, ये लेटेस्ट वर्जन का है, ये एपीआई पे सुनता है, तो मैं इसको साउथ बाउंड एपीआई से कॉन्फ़िग पुश कर देता हूं। ठीक है सर? सही। कोई इशू नहीं है। ये एपीआई सुनता है, समझता है, ये एपीआई सुनता है, समझता है, दोनों यांग मॉडल पे काम कर रहे हैं, जेसन सपोर्ट करते हैं क्योंकि एपीआई है, एक्सएमएल भी सपोर्ट करते हैं दोनों। अब वो भले इस चीज को करने के लिए नेट कॉन्फ करे या रेस्ट कॉन्फ करे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब एक सर्वर है आपके पास जो आज से बहुत पुराना है, स्विच है या राउटर है, सही। जो एपीआई की दुनिया में क्या है ही नहीं, नो एपीआई सपोर्ट। अब इस सिस्को को इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पुश करनी है, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लेता है 2 तरीके से, SSH करके दो या कंसोल से लॉगिन करके दो, ठीक है? तो 2 तरीके हैं। सिस्को कॉन्फ़िग को
SSH में कन्वर्ट करें, हम्म, डीएनए, सिस्को डीएनए, जी, ऐसे उस टेम्पलेट को एपीआई वर्जन से, जेसोन से, नेट कॉन्वर्जन से SSH पे लाए और SSH से इसके अंदर लॉगिन करके डाल दे। एक तरीका है ना। दूसरा तरीका ये है कि एक और मशीन हो, कन्वर्टर कर लें आप इसे, बिल्कुल, जो यहां से एपीआई ले जी, और SSH करके कन्वर्ट करके अंदर डाल दे। बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये जो कन्वर्टर है, इस पे कोई कोई एक ऐसा एजेंट हो जो ये देखता रहे कि मुझे पुल करनी है कोई कॉन्फ़िगरेशन, या यही या पुश करेगा तो पुल करेगा, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, अब इसमें हो सकता है पपेट आप इंस्टॉल कर लें, शेफ इंस्टॉल कर लें, अगर इसको उसको सपोर्ट करता है तो बात कर लेगा। लेकिन यहां से आगे किस तरह जा रहा है, SSH से। अब ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट पुल नहीं कर सकता, सिर्फ पुश ही होगा, ये पुश करेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि नहीं पुल भी हो, तो हो सकता है आप एक EEM वर्जन स्क्रिप्ट लिख दें इस पे, क्या रात के 12 बजे इस सर्वर से कुछ चीज पुल कर लो। एक बात है, बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो कि यहां तक एपीआई से आया, यहां से SSH होके गया। क्यों? यहां पे आप कोई और क्लाइंट इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, एपीआई तो था ही नहीं। ये भी नहीं कि आप इस पे कोई पपेट या शेफ, ये भी कोई कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। इवन आप तो इस पे HTTP सर्वर खड़ा नहीं कर सकते, सिंपल HTTP। अगर HTTP खड़ा होता तो एपीआई चल जाता आपका। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे आप कहाँ यूज करते हैं, एजेंटलेस। सही, या तो डायरेक्ट सोर्स से SSH से बात करते हैं, या किसी बीच की डिवाइस से वो SSH से बात करते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है एनसिबल का। तो याद रखें, पढ़ने में आज हमने 4 पढ़े। हमने पढ़ा है पपेट, शेफ, सॉल्ट स्टैक और एनसिबल। एनसिबल को हम अलहदा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एजेंट लेस में आता है, और ये जो हमने 3 पढ़े हैं ये एजेंट है, विद एजेंट है। ओके, एनसिबल इनकी चांदनी हो गई क्योंकि इनको रेड हैट ने सन 2005 में खरीद लिया। बहुत बड़ी कम्युनिटी रेड हैट की, एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन्स बनाते हैं, उन्होंने इनको लिया। कम्युनिकेट, जस्ट भी अंदर कर दे, जस्ट भी वेटिंग कर रहा है वेटर रूम में, लॉबी में। ओके, कम्युनिकेट ओवर SSH, support Windows remote मैनेजमेंट। आपका जो कंप्यूटर है पीसी विंडोज का, वो SSH इंस्टॉल नहीं करता ना नेटिवली। आपके पीसी में कभी SSH नहीं आता। आप SSH इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन आता नहीं है। आता क्या है, WRN। ये यूटिलिटी है जो नेटिवली बिल्ट होती है विंडोज में। तो जो विंडोज का पीसी है वो भी एनसिबल से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि एनसिबल या तो SSH से बात कर सकता है या WRN से बात कर सकता है। यूजेस YAML। अच्छा, YAML अब ये थोड़ा सा अलग है, सिर्फ रीकैप के लिए। हमने क्या पढ़ा है, XML, आपने पहले पढ़ा है JSON, और आज आप पढ़ रहे हैं YAML। XML क्या है, टैग्स, इस तरह के टैग्स होते हैं। JSON फॉर्मेट क्या होता है, और क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स। वेरी गुड, की वैल्यू। YAML भी की वैल्यू है, नंबर 1। जो स्टार्ट होती है ना फाइल, अगर आपको देखना हो ना कि इस पे ये फाइल है YAML है या XML, XML तो आसान है,
ये हमेशा 3 डॉट से शुरू होता है और नहीं सॉरी 3 स्ट्रोक से, यानी कि वो डैश डैश डैश, और 3 डॉट पे खत्म होती है फाइल। सही। ये इसका एक स्ट्रक्चर है YAML का। और YAML क्या होती है कि आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आपने सिस्को के लिए बनाई थी, आप YAML में डाल दें, जब भी सिस्टम लोड होगा ये SSH, सही। ये पीछे से YAML कॉन्फ़िगरेशन उठा के SSH कर देगा। सिर्फ YAML कर सकता है, जैसा नहीं करेगा। नहीं, Ansible YAML सपोर्ट करता YAML है। सपोर्ट करता है। सही। मैं Ansible की बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया कि पीछे से API वाला रिसीव करके हाँ। उसको SSH में कन्वर्ट करके भेजेगा। जी, सही। YAML। एक P D I O prepare, plan, deploy, prepare नहीं, डिजाइन, इंटीग्रेट नहीं होगा? डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंट, अच्छा, इम्प्लीमेंट के बाद ऑब्जर्व, एंड आखिरी ओ से था प्रिपेयर, प्लान, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, ऑब्जर्व एंड इंच ऑप्टिमाइज, सॉरी ऑफ ओ फॉर ऑरेंज। हाँ, ये सिस्को ने, नॉट सिस्को ने, मतलब एक रिकमेंडेड एक फलसफा दिया है कि आप चीजों को पहले प्रिपेयर करें, फिर प्लान करें, फिर डिजाइन करें, फिर इम्प्लीमेंट करें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके ऑब्जर्व करें और फिर देखें कि उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। PPDIOO। मैं कुछ कम्युनिटीज पे पढ़ रहा था रिसेंटली, EEM से बहुत सवाल आता है, बहुत से मुराद सवाल आए जो लोगों को पढ़ के नहीं गए, क्योंकि उन्होंने बोला वो जरूरत ही नहीं है, समझ में नहीं आया। EEM से उस समय याद आया, तो कह रहा है मैंने इतनी तैयारी की लेकिन मेरा तो वो वही नहीं कि भाई वो EEM क्या हुआ, क्योंकि EEM मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 3 होते हैं, नाम डिफाइन करना होता है, क्या मैच करना है और क्या करना है एक्शन, और इनेबल जरूर लिखना होता है आपको अपनी कॉन्फ़िग फाइल में। तो मुझे याद आया। ओके, तो ये क्या पढ़ा आपने? एजेंटलेस में एंसिबल। तो पपेट वालों ने बोला हमारी मार्केट तो गिर गई। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो एजेंटलेस बैंकिंग में किसी भी सर्वर के आप कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये सिक्योरिटी मसला है ना। तो ये मार्केट ले रहे थे, भले की ठीक ठाक मार्केट थी, तो पपेट ने बोला अब हम भी लेंगे, तो पपेट आया है बॉट के नाम से। ये क्या है? एजेंटलेस। ये भी क्या है? SSH है, विंडोज रिमोट मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, ये भी। रूबी। सही। बाजी खुश हो गए। ये कौन है पता? नहीं, वो जो कागज है आपके घर में जिसके एड्रेस सारा लिखा हुआ था, जो आपके घर में सारा एड्रेस नहीं यूज करती रही यार। नहीं उसका नाम तो नहीं है। हाँ, उसी का नाम। वो तो कोई और नाम था। उसको कहते यही थे, जो हमने रहते थे यही कहते थे इसको। आंटी जो है आपका। और दूसरा है भाजन आपके पास जो एक है सॉल्ट स्टैक SSH। वो भी पीछे नहीं रहे। नहीं,
मार्केट तुम। तो एजेंट लेस में एंसिबल, पपेट, सॉल्ट स्टैक एस सर्च। अगेन आपको एक अगर एक समझ में आता है तो आपको बाकी भी समझ में आ जाते हैं। सही। ओए 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 क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड वर्क। क्या हो गया क्या? मैं इतना ज्यादा याद है चैप्टर।